आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात की पोलिंग का अमल आज शाम 6 बजे अख्ताम को पहुंचा। ग्रेटर हैदराबाद में चंद मकामात को छोड़कर मजमूई तौर पर पोलिंग का पुरअमन अख्ताम हुआ। जीएचएमसी के 150 के मिन जुमला 149 डिवीजन में पोलिंग मुनक्किद हुई। ओल्ड मलकपेट डिवीजन में सीपीआई उम्मीदवार के इंतखाबी निशान में गलती सरसद होने के बाद सिलेक्शन कमीशन ने इस डिवीजन के इंतखाब को मनसूख कर दिया और 3 दिसंबर को ओल्ड मलकपेट बल्दी डिवीजन में दोबारा रायदही करवाने का ऐलान किया। ग्रेटर हैदराबाद में सुबह से ही पोलिंग का अमल इंतहाई सुस्त रवि से देखा गया, जहां 7 बजे से पोलिंग के अमल का आगाज होने के बावजूद 4 घंटे बाद यानी 11 बजे तक 9% भी पोलिंग दर्ज नहीं हुई। दोपहर 3 बजे तक ग्रेटर हैदराबाद के 149 डिवीजन की मजमूई पोलिंग फीसद 25% से तजावुज़ नहीं हो सकी। तहम 3 बजे के बाद पोलिंग के तनासुब में मामूली इजाफा हुआ। पोलिंग के अमल का अख्ताम होने के बाद ओहदेदारों ने बताया कि शाम 5 बजे तक ग्रेटर हैदराबाद में मजमूई तौर पर 35.8% पोलिंग हुई, जबकि 6 बजे तक पोलिंग का तनासुब 40% से कम रहा, जो कि पिछले बार के इंतखाबात से करीब 5% कम है। शहर हैदराबाद बिलखुसूस पुराने शहर के मुकाबले में मजाफात के बल्दी डिवीजन में पोलिंग का तनासुब ज़्यादा देखा गया। आरसीपुरम, पटनचेरू, अंबरपेट सर्कल में सबसे ज़्यादा पोलिंग दर्ज हुई और मलकपेट कारवान सर्कल में कम पोलिंग दर्ज हुई। पुराने शहर के दीगर डिवीजन्स के पोलिंग बूथ भी राय दहिंदों से खाली नजर आए। जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, कुकटपल्ली जैसे इलाकों में जहां आईटी के मुलाजिमीन की तादाद ज़्यादा है, उन डिवीजन्स में भी कम पोलिंग देखी गई। 5 बजे तक ग्रेटर हैदराबाद के बागंबरपेट डिवीजन में सबसे ज़्यादा 64.82% यानी 64.82% पोलिंग दर्ज हुई, जबकि सबसे कम पोलिंग 6.77% लंगर हाउस डिवीजन में हुई। पोलिंग के दौरान सुबह से ही कई मकामात पर टीआरएस बीजेपी और टीआरएस कांग्रेस के कारकुनों के दरमियान झड़पों के वाक़यात पेश आए और बाज़ मकामात पर बोगस वोटिंग करने वालों को मुखालिफ जमातों के उम्मीदवारों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस तरह के कई वाक़यात बूथ्स पर पेश आए। उपल डिवीजन में कांग्रेस उम्मीदवार एम परमेश्वर रेड्डी पर रिगिंग करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए टीआरएस और बीजेपी के कारकुनों ने वरंगल कौमी शाहरे पर रास्ता रोको एहतजाज किया और इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस उम्मीदवार सूर्यापेट से गुंडों को मुंतकिल करते हुए रिगिंग करवा रहे हैं। उन्होंने पोलिंग को मनसूख करते हुए दोबारा पोलिंग करवाने का मुतालबा किया, जिस पर पुलिस ने रास्ता रोको एहतजाज करने वाले टीआरएस और बीजेपी कारकुनों को हिरासत में लेते हुए ट्रैफिक को बहाल कर दिया। लिंगमपल्ली डिवीजन के पापीरेड्डी कॉलोनी में टीआरएस और बीजेपी कारकुनों के दरमियान तसादुम का वाक़या पेश आया। बीजेपी के कारकुनों ने टीआरएस उम्मीदवार पर रिगिंग का इल्ज़ाम आयद करते हुए एक पोलिंग बूथ के पास हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके बाद दोनों जमातों के कारकुन ने एक दूसरे पर हमले कर दिए। बीएन रेड्डी डिवीजन के पोलिंग बूथ 60 और 61 में भी कुछ देर तक कशीदगी देखी गई, जहां बीजेपी के कारकुनों ने टीआरएस पर रिगिंग का इल्ज़ाम आयद करते हुए मज़कूरा पोलिंग बूथ पर वेब कैमरे लगाने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया, जिसके बाद कुछ देर के लिए पोलिंग के अमल को रोक देना पड़ा। बीजेपी उम्मीदवार लच्ची रेड्डी ने पोलिंग स्टेशन के सामने धरना भी दिया। अडिगमेट डिवीजन में कांग्रेस और टीआरएस कारकुनों के दरमियान तसादुम का वाक़या पेश आया। कांग्रेस के कौमी सेक्रेटरी संपत कुमार भी इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पोलिंग के दिन गैर मकामी टीआरएस के कायदीन मुख्तलिफ इलाकों में घूमते हुए अवाम को टीआरएस की तरफ राग़िब करने की कोशिश की। उन्होंने पुलिस ओहदेदारों पर भी शदीद नाराज़गी जाहिर की और महबूब नगर से आने वाले टीआरएस के कायदीन के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। सिकंदराबाद के बुद्धानगर डिवीजन में डिप्टी स्पीकर पद्माराव गौड़ के फर्जंद किरण गौड़ पर राय दहिंदों में रुकुमात तकसीम करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कांग्रेस कारकुनों ने धरना दिया, जिसके बाद इस हल्के में कुछ देर के लिए कशीदगी देखी गई। रामनगर डिवीजन में टीआरएस और बीजेपी के कारकुनों में झड़प का वाक़या पेश आया, जहां टीआरएस कारकुनों पर रुकुमात तकसीम करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए बीजेपी के कारकुनों ने हमला कर दिया। मादापुर डिवीजन में बीजेपी के कारकुनों ने टीआरएस पर रुकुमात तकसीम करने और पुलिस की जानिब से किसी किस्म की कार्रवाई न करने के खिलाफ एहतजाज किया। रामचंद्रपुरम में बोगस वोटिंग और राय दहिंदों को धमकाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए बीजेपी के कारकुनों ने टीआरएस कारकुनों पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में दोनों जमातों के कारकुन एक दूसरे पर हमला कर दिया। नाचाराम में कांग्रेस और टीआरएस के कारकुनों के दरमियान झड़पों के वाक़यात पेश आए। गच्चीबौली डिवीजन के गोपनपल्ली में टीआरएस और बीजेपी के वर्कर्स में
तसादुम का वाकया पेश आया, जिस पर पुलिस ने हल्की ताकत का इस्तेमाल करते हुए दोनों जमातों के कारकुनों को मुंतशिर कर दिया। शेखपेट डिवीजन के कांग्रेस उम्मीदवार सैयद निजामुद्दीन ने इल्ज़ाम लगाया है कि शेखपेट डिवीजन के कई पोलिंग बूथ पर एमआईएम के कारकुनों ने रिगिंग की है। वहां बाज़ाब्ता बूथ कैप्चरिंग की गई और तमाम इंतखाबी क़वायद की खिलाफ वर्जी की गई। मैं सैयद निज़ामुद्दीन शेखपेट डिवीज़न 94 का कंटेस्टेड कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट। सुबह 7 बजे से जब से पोलिंग शुरू हुई, वो लोग जो है एमआईएम के जो कैंडिडेट है उन्होंने कम्प्लीटली उनके पूरे गूंज के साथ आके, यानी मतलब एक बूथ के पास मिनिमम 100 मेंबर्स समझिए, वो लोग लेडीज़ को लेके आ रहे हैं, उसके बाद जेंट्स लेके आ रहे हैं। हालांकि ये डिवीज़न से कंसर्न ही नहीं है वो लोग का, दूसरे डिवीज़न से वो लोग लाके कम्प्लीटली वो लोग जो है ना आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड्स को जो है थैलों में वोटर कार्ड्स रख के और रात में 12 बजे लेडीज़ को लाके जो है अपार्टमेंट में उतार के रखे, सुबह सुबह ऑटो में उनको ट्रैवल करा के लेके आके जो है ना वो लोग को वोट्स दिला रहे हैं। शेखपेट डिवीज़न में सिटिंग कारपोरेटर फराज है, जिनके लिए शाम में जो है बीजेपी वालों से उनकी बहुत बड़ी लड़ाई हुई और बीजेपी वाले उनको मारे भी शेखपेट डिवीजन बूथ कैप्चरिंग के लिए। सुबह से आप देखें 7 बजे से ये बोकसिंग शुरू हुई। मैं रेगुलरली जो है आरओ को फ़ोन कर रहा हूँ, कंसर्न इंस्पेक्टर बंजारा हिल्स को फ़ोन कर रहा हूँ, कंसर्न इंस्पेक्टर गोलकुंडा को फ़ोन कर रहा हूँ। मेरे को आरओ का रिस्पांस 4:30 तक नहीं आया, इंस्पेक्टर का रिस्पांस 12:30 के बाद से मेरे को रिस्पांस आया। जब से मैं फ़ोन कर रहा हूँ अभी आ रहा हूँ बोल रहे, पुलिस को भिजा रहे, दो तीन पुलिस वाले आ रहे, ऐसा बाजू हट जाओ बोल रहे, वो लोग ऐसा वोट डाल रहे बाहर आके, फिर वो इंक साफ कर रहे। उसके पूरे फोटोज़ भी मैं जो है ना पुलिस वालों को शेयर करा, उसमें वीडियोस भी शेयर करा। ऑटो में वो लोग एक ऑटो में 10-10 औरतों को बिठा के ला रहे। फिर जो है ना ऐसे ज़रा भी हम पूछने के लिए गए तो 100 आदमी हमारे को मारने के लिए आ रहे। पुलिस का कोई सपोर्ट नहीं है और जो है ना कोई भी फेयर इलेक्शन नहीं है। अगर ये फेयर इलेक्शन नहीं कराना था तो जो सिटिंग कारपोरेटर को एक्सटेंशन कर देना था। भाई हमारे को क्यों, पब्लिक का पैसा क्यों ख़राब कर रहे हैं, गवर्नमेंट का पैसा क्यों ख़राब कर रहे हैं, पब्लिक का टाइम क्यों ख़राब कर रहे हैं, हमारा पैसा क्यों ख़राब कर रहे हैं। किसी की अगर आपको कंटिन्यूएशन करना है, अगर फेयर इलेक्शन नहीं करना है तो फिर उसको एक्सटेंशन करना अच्छा है। तो सुबह से कम्प्लीटली माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया के अंदर वो लोग जो है पूरे बाहर से दूसरे डिवीजन से पूरों को ला के, लेडीज़ को जेंट्स को सबको ला के जो है कार्ड्स यहाँ पे रेडी बना के रखे। उनके पास छोटा प्रिंटर है, वो कार्ड निकाल के उसके ऊपर नंबर मारते, एपिक नंबर मारते, वो प्रिंट आ रहा, वो 2 चीज़ दे रहे हैं, अंदर ले आके उनको पोलिंग करा रहे हैं। इस तरह से पूरे डिवीजन में अगर कोई हमारा जो पोलिंग एजेंट है उन्हें ऑब्जेक्शन करने आते हैं, उसको लड़ने जा रहे हैं, तो उन्हें डर के कुछ भी नहीं बोल रहा। ना हमारे को ना अंदर के बैठे वाले बूथ लेवल ऑफिसर से कोई सपोर्ट मिल रहा, ना आरओ से कोई सपोर्ट मिल रहा, ना पुलिस डिपार्टमेंट सपोर्ट मिल रहा। ये कम्प्लीटली गलत है, अनफेयर इलेक्शन है। हम इसके ऊपर कम से कम जो है 20 बूथ्स पे इस तरह से हुआ। हमारे पूरे शेखपेट वार्ड में 80 बूथ्स है, 20 बूथ्स में जो है ना कम्प्लीटली ये बूथ कैप्चरिंग हुई एमआईएम की तरफ से मेरे अकेले को जिताने के लिए। यानी मतलब कम्प्लीटली एक शेखपेट डिवीजन को जिताने के लिए असदुद्दीन अवैसी साहब सीरियस लेते हैं और 5 बार उनका विजिट होता, एक बार अकबरुद्दीन अवैसी साहब का भी विजिट होता। ये किस हद तक ये है, अगर आपका आदमी काम करता, आपका कारपोरेटर काम करता तो आवाम उनको जो है ना 100% वोट देती थी। आवाम उनके पूरी खिलाफ है, पूरे सोसाइटी वाले खिलाफ है, पूरे कॉलोनी वाले खिलाफ है। सोसाइटी के जो है ना जो सोसाइटी के लोग हैं वो लोग डिसाइड करें कि नोटा को जाएंगे। जब कांग्रेस पार्टी अपना कैंडिडेट डाले तो वो लोग अपना नोटा का जो प्लान था उसको चेंज करके चलो भाई उनको मौका देंगे बोल के सोचे। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, जो वोटर्स है उनके वोट की वैल्यू नहीं है, ऐसा बाहर के लोगों को लाके वोट डाल के बोगसिंग करके जो है ना जीतना कर रहे हैं। ये एक बिल्कुल अनफेयर इलेक्शन है। इसको जो है ना कंप्लीटली जो है हम ये बोल रहे हैं कि जो 20 बूथ है, तकरीबन 20 के कुछ आसपास बूथ है, वो 20 पे जो है ना 100% रिपोलिंग होना।
रियासती इलेक्शन कमिश्नर पार्थ सारथी ने कहा है कि जीएचएमसी के लिए पुरअमन रायदही हुई। मीडिया से गैर रस्मी तौर पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि ओल्ड मलकपेट में पार्टी निशान की गलती प्रिंटिंग के दौरान हुई। सुबह जब मटेरियल की जांच की गई तो निशान गलत छपा हुआ था। उन्होंने कहा कि कोविड-19 भी एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से वोटिंग का तनासब काफ़ी कम हुआ। उन्होंने कहा कि पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की खबरें ज़्यादातर अफवाह थीं। पुलिस मुतहर्रिक थी। मामूली वाक़यात के अलावा शहर में कोई बड़ा वाक़या पेश नहीं आया। పూర్తి చేసుకుని ఈ ప్రక్రియ ఆల్రెడీ మొదలైంది సిటీ అంతా. మనము కోవిడ్ దృష్టిలో పెట్టుకొని అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాం. ఓటర్స్కి విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరూ మాస్క్ పెట్టుకొని తప్పకుండా ఓటింగ్కి రావాలని. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి ఏదైతే సర్కిల్స్ ఏర్పాటు చేశామో క్యూలో అది ఫాలో కమ్మని. లోపల శానిటైజర్ ఉంటుంది. సోషల్ డిస్టెన్స్ లోపల కూడా మెయింటైన్ చేస్తారు. సో ఇది దృష్టిలో పెట్టుకొని కేర్ఫుల్గా కోవిడ్ గైడ్లైన్స్ దృష్టి పెట్టుకొని ఓటు వేసి, ఓటు అనేది ప్రధానమైన మీ హక్కు. ఇది మనకు రాజధాని. ఈ ఎలక్షన్ చాలా ప్రధానం పౌరులకి. ఇది ఒక వజ్రాయుధం లాంటి ఓటు మీ చేతుల్లో ఉంది. దాన్ని వినియోగించుకొని సమర్థులైన ప్రజాప్రతినిధులను తప్పకుండా ఎన్నుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను. ప్రతి పోలింగ్ స్టేషన్లో ఈ సంవత్సరం మేము ఏం చేశామంటే కనీసం 2 పోలీస్ కానిస్టేబుల్స్ లేకపోతే ఒక పోలీస్ కానిస్టేబుల్ ఒక ఓడి తప్పకుండా ప్రతి పోలింగ్ స్టేషన్లో ఉంటారు. అట్లాగే పోలింగ్ స్టేషన్ అన్నిటి మీద మనం చూసినప్పుడు వీడియోగ్రఫీ అయినా ఉంటుంది, మైక్రో అబ్జర్వర్ ఉంటారు, లేకపోతే పూర్తి స్థాయిలో బందోబస్తు ఉంటుంది. అట్లాగే లైవ్ వెబ్కాస్టింగ్ కూడా 2270 స్టేషన్లో మేము అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. అంటే ప్రతి పోలింగ్ స్టేషన్లో మంచి స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణంలో పార్షాలిటీ లేకుండా ఎలక్షన్ కండక్ట్ చేయడానికి ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్స్కి వారి సిబ్బందికి పూర్తి స్థాయిలో శిక్షణకి ఇవ్వడం జరిగింది. అన్ని ఏర్పాట్లు సంపూర్ణంగా జరిగాయి. ఈ ఎలక్షన్ ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की आज हुई पोलिंग के दौरान भी शहर के कई डिवीजन्स में वोटर लिस्ट में नाम गायब हो जाने की शिकायत करते हुए सैकड़ों अफराद को देखा गया। शिकायत करने वालों में तेलंगाना कांग्रेस के नायब सदर व साबिक रुकन पार्लियामेंट मल्लू रवि भी शामिल थे, जिन्होंने पोलिंग बूथ पर पहुंचने के बाद पता चला कि उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब है, जिस पर वो अहदेदारों से शिकायत करने के बाद वोट डाले बगैर घर वापस हो गए। बताया गया कि मल्लू रवि जुबली हिल्स के पोलिंग सेंटर पहुंचे, जहां वो साबिक में अपने वोट के हक से इस्तेफादा कर चुके हैं, लेकिन इस मरतबा उनका नाम फेरिस्त में शामिल नहीं था। इस तरह के कई वाक़यात शहर के कई पोलिंग बूथ्स पर देखने में आए, जहां अवाम बिलखुसूस ख़वातीन ने अपने नामों के फेरिस्त में शामिल न होने पर नाराज़गी जाहिर करते हुए मायूसी के आलम में घर वापस हो गए। कारवान सर्कल के जियागुड़ा डिवीज़न में भी कई वोट फेरिस्त से गायब हो गए। बूथ नंबर 38 में 257 वोट फेरिस्त से खारिज कर दिए गए, जिस पर अवाम में शदीद नाराज़गी जाहिर की और कहा कि फेरिस्त में फौत होने वाले अफराद के नाम शामिल हैं और ज़िंदा अफराद के नाम गायब हैं, जो वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पहुंचे हैं। बाज़ मकामात पर राय दहिंदे रियासती इलेक्शन कमिश्नर पार्थ सारथी से फ़ोन पर रब्त पैदा करते हुए फेरिस्त से नाम गायब होने की शिकायत की। क्या है नहीं आप आगे डाल दिए बोल के सेम मेरे साथ भी हुई था। वोट डालने अभी आया मैं जस्ट बोले कि सेम आईडी कार्ड ऑलरेडी वोट डालने के लिए आया अभी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरा वोट ऑलरेडी कोई डाल के चले गए बोल के बोल रहे। डिसाइडिंग ऑफिसर कौन है उन्हें आते बैठो बोल के आधे घंटे से ठहरा के रखे हुए। मेरे साथ मेरे भाई का भी है, उनको भी वैसी वही हुआ। अस्सलाम वालेकुम। अभी जस्ट आया मैं वोट डालने यहाँ पे एंड वो लोग बता रहे कि ऑलरेडी वोट कोई डाल चुके हैं। आईडी कार्ड बताने पे यही बोले कि आईडी कार्ड आके गया बोल रहे, जबकि ओरिजिनल आईडी कार्ड में अपना लाइसेंस वोटर आईडी कार्ड दोनों सबके सामने रखने के बाद भी यही बोल रहे कि ऑलरेडी कोई वोट डाल दिए बोल रहे। कितने लोगों का हुआ क्या है, आके ठहरो बोल के आधे घंटे से ठहराए हुए है। बस आता नंबर या रिसाइडिंग ऑफिसर आते आए बात से बोलते आपको बताते बोल के बोल रहे। अभी तक वेटिंग में ही है हम लोग। यहाँ तक कि ये भी बोल रहे कि रिकॉर्ड किए सो है सब, तो रिकॉर्डिंग में बोल दिया सीधा रिकॉर्डिंग दिखा दो आप लोग। रिकॉर्डिंग में मैं तो नहीं हूँ, कोई और हूँगा मेरी जगह पे। गलती है।
ओल्ड मलकपेट बल्दी डिवीजन में सीपीआई उम्मीदवार फिरदौस फातिमा के इंतखाबी निशान में गलती सरजद हो जाने के बाद इलेक्शन कमीशन ने इस डिवीजन में 3 दिसंबर को दोबारा पोलिंग करवाने का ऐलान किया। मामूल के मुताबिक आज सुबह 7 बजे से ओल्ड मलकपेट बल्दी डिवीजन नंबर 26 के 69 पोलिंग स्टेशनों में पोलिंग के अमल का आगाज हुआ। ताहम 11 बजे दिन उम्मीदवार ने शिकायत की कि बैलेट पेपर में सीपीआई के निशान के बजाय सीपीआईएम के निशान को प्रिंट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि वो बल्दी डिवीजन के तमाम पोलिंग स्टेशनों का मायना करते हुए बैलेट पेपर का जायजा ले चुकी हैं। हर जगह के बैलेट पेपर में सीपीआई के इंतखाबी निशान के बजाय सीपीआईएम का निशान प्रिंट हो गया। बैलेट पेपर में सीपीआई का इंतखाबी निशान दरांती और भुट्टे के बजाय दरांती और हथौड़ा प्रिंट हो गया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को इस बात की शिकायत की, जिस पर 11:30 बजे इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों ने डिवीजन के तमाम पोलिंग स्टेशनों के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को हिदायत दी कि वो कुछ देर के लिए पोलिंग के अमल को रोक दें, जिसके फौरी बाद तमाम 69 पोलिंग स्टेशनों में पोलिंग के अमल को रोक दिया गया। और 12 बजे के करीब इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर की प्रिंटिंग की गलती का जायजा लेने के बाद आज की पोलिंग को मनसूख करने और 3 दिसंबर को दोबारा पोलिंग मुनक्किद करने का ऐलान किया, जिसके बाद डिवीजन के राय दहिंदों को वोट के हक से इस्तेफादा किए बगैर ही मकानात को लौटना पड़ा। 12 बजे के बाद भी पोलिंग बूथ पर राय दहिंदे अपने वोट के हक से इस्तेफादे के लिए पहुंच रहे थे, तहां वहां मौजूद पुलिस ने उन्हें वापस भेज दिया। जीएचएमसी इंतखाबात के सिलसिले में अहम शख्सियात ने वोट डाला। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क केटी रामाराव ने अपनी अहलिया के साथ वोट डाला। उन्होंने राय दहिंदों से अपील की कि वो हक़ राय दही से इस्तेफादा करें। उन्होंने इस मौके पर कहा कि अगर अवामी मसाइल पर आवाज़ उठाना चाहते हैं तो वोट डालें। टीआरएस के कारगुजार सदर ने आवाम से ख्वाहिश की कि वो एक मरतबा सोचें कि कौन हैदराबाद की तरक्की के लिए काम कर सकता है। तेलंगाना के डीजीपी महेंदर रेड्डी ने आवाम से अपील की कि वो वोट का इस्तेमाल करते रहें। उन्होंने कुंदन बाग में अपने वोट का इस्तेमाल किया। उनके अलावा हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने अपने अरकान ख़ानदान के साथ अंबरपेट के जीएचएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पोलिंग स्टेशन पर वोट डाला। सदर एमआईएम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और दीगर सेलिब्रिटीज़ ने भी और दीगर सियासी कायदीन ने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया। जीएचएमसी इंतखाबात के सिलसिले में हक़ राय दही का इस्तेमाल करने वाली एक 80 साला ज़ईफ़ खातून से तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने इजहार तशक्कुर किया। पद्मश्री नामी खातून ने इस बात से वज़ीर तारक रामाराव को ट्विटर के ज़रिए वाकिफ़ करवाया। उन्होंने वज़ीर को टैग किए गए अपने ट्वीट में कहा कि उनकी दादी, जिनकी उम्र 80 बरस है, 22 मार्च 2020 के बाद पहली मरतबा घर से टीआरएस को वोट डालने के लिए निकली। वज़ीर ने उनके इस ट्वीट का जवाब देते हुए ज़ईफ़ खातून से इजहार तशक्कुर किया और पद्मश्री से कहा कि उनकी दादी उन तमाम के लिए एक जज्बा है जो सिर्फ शिकायत करते हैं, ताहम बाहर निकलकर वोट नहीं डालते। जीएचएमसी इंतखाबात के मौके पर कुकटपल्ली डिवीजन में बीजेपी के कारकुनों ने वजीर पुवड़ा अजय कुमार के काफिले की एक कार पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में उनकी कार के शीशे टूट गए। इस मौके पर कुछ देर के लिए कशीदगी देखी गई। हुक्मरान जमात टीआरएस और बीजेपी के कारकुनों और लीडरों ने राय दहिंदों में रुकमा तकसीम करने का एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाया। इसी दौरान वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार वहां पहुंचे, ताहम बरहम बीजेपी के कारकुनों ने उनकी कारों के काफिले को रोक दिया और इल्ज़ाम लगाया कि कार में रकम रखी हुई है जो वोटर्स में तकसीम करने के मकसद से लाई गई है। इस मौके पर बीजेपी के कारकुनों ने वजीर के सिक्योरिटी अहलकारों की कार पर हमला करते हुए उसके शीशों को नुकसान पहुंचाया। दोनों जमातों के मुतहारिब ग्रुप्स के जज्बात को सर्द करने के लिए चौकस पुलिस को मुदाखलत करनी पड़ी। इस मौके पर कशीदगी देखी गई। रियासती इलेक्शन कमीशन ने मीडिया चैनल्स और मुख्तलिफ सर्वे एजेंसियों को एग्जिट पोल्स जारी करने पर पाबंदी लगा दी है। ये फैसला बल्ली डिवीजन मलकपेट की पोलिंग को मनसूख कर दिए जाने के बाद लगाया गया। रियासती इलेक्शन कमिश्नर पारसा सारथी ने कहा कि 3 दिसंबर को ओल्ड मलकपेट बल्दी डिवीजन में दोबारा पोलिंग मुनक्किद होने वाली है, जिसकी वजह से एग्जिट पोल्स पर इम्तना आयद किया गया। ओल्ड मलकपेट की पोलिंग के अख्तिताम के बाद 3 दिसंबर की शाम 6 बजे के बाद एग्जिट पोल्स जारी किए जा सकते हैं। जीएचएमसी इंतखाबात में कम वोटिंग परसेंटेज पर सभी सियासी पार्टियों ने तशवीश का इजहार किया। INN चैनल के ब्यूरो चीफ हबीब अली जिलानी ने अहम सियासी कायदीन से इस सिलसिले में खुसूसी बातचीत की। पोलिंग के कम होने का रीज़न
उलझन बताया जा रहा है। आइए हम इस सिलसिले में बात है कांग्रेस के सीनियर कायद जनाब मोहम्मद अली शबीर साहब। शबीर साहब आपका आयन चरण में खैर मकदम है। शबीर साहब, चूंकि आज जो इलेक्शन हुआ पोलिंग का परसेंटेज सुबह से इंतहाई कम रहा और शायद ये मैं समझता हूँ ये पहली मरतबा है जो इतनी कम पोलिंग हुई, इसका रीज़न क्या हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए, पहला रीज़न तो ये कि हुकूमत खुद वोटर्स को डरा दी और वोटर्स तक कैंडिडेट को पहुंचने का मौका नहीं दी। इसको फिरने के लिए सिर्फ 4 दिन दिया गया, 5 दिन में कैसे फिरेगा भाई? नॉमिनेशन डाल के विड्रॉ करने के बाद, सिंबल अलॉट होने के बाद उसको 5 ही दिन दिया गया। 5 दिन में घर घर पहुंच ही नहीं सका, वो घर में वो पूछ ही नहीं सका। पहली चीज। नंबर 2, इतना जल्दबाजी में हुकूमत क्यों करी जबकि इनको फरवरी तक मौका था, आराम से करा सकते थे। दूसरी बात ये कि एक तरफ कोरोना का डर था लेकिन इलेक्शन कमीशन और हुकूमत टोटल फेल हो गई। हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से और इलेक्शन कमीशन जॉइंट मीटिंग्स चाहिए था और उनको ये बताना था कि भाई कोरोना के प्रिवेंशन के लिए हम लोगों ने यहाँ इंतजाम किए हैं, आप बेफिक्र से आइए। अगर आप मास्क कहीं भूल गया है तो आइए, या मास्क। सिलसिले में हम तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के कायद जनाब आबिद रसूल साहब से बात कर सकते हैं। आबिद रसूल साहब, ये बोलिए आज जो पोलिंग हुई हैदराबाद के लिए इसकी हिस्ट्री में सबसे कम तरीन पोलिंग है, इसका रीजन क्या हो सकता है? बड़ी अफसोसनाक बात है कि आज हैदराबाद के ऐसे एजुकेटेड शहर में आज हम इतनी कम पोलिंग देख रहे हैं। हो सकता है इसके 2 रीज़न होंगे। एक तो कोविड है जिसकी तरफ से लोग बाहर निकलने से परहेज करे हैं और लाइनों में ठहरने से डर गए हैं, तो मैं समझता हूं कि ये एक रीज़न हो सकता है। और दूसरा रीज़न ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का कैंपेन चलाई है, जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक की बात करी, जिस तरीके से रोहिंग्यास पे एक झूठी मुहिम चलाए हैं कि रोहिंग्या वोटर्स हैं 30,000 और इनको हम पकड़ के जेल में डाल देंगे, और जिस तरीके से कुछ गड़बड़ होने के अंदेशे की बात की है, तो ये समझता हूँ कि इसमें जो अमन पसंद शहरी हैं वो कुछ डर गए हैं और वो समझे हैं कि आज पोलिंग बूथ पे कुछ गड़बड़ होने के इम्कानात है। जबकि चीफ मिनिस्टर साहब खुद ये स्टेटमेंट दिए हैं कि बिल्कुल ही अमन रहेगा और पुलिस अपना काम करेगी। मगर उसके बाद भी मैं समझता हूँ जो फ्लैग मार्च ये वो जो पुलिस का हुआ ओल्ड सिटी में, न्यू सिटी में, उससे कुछ लोग जो अमन पसंद हैं, जो घरों से नहीं निकलना चाहते ऐसे हालात में, वो वोटिंग करने नहीं आए। नहीं, ये तो रहा पुराने शहर या मुसलमान, लेकिन ओवरऑल पूरे ग्रेटर हैदराबाद में जो 74 लाख वोटर्स हैं पूरे शहर में ऐसा रहा, उसका रीजन क्या? देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि इलेक्शन जो हम टीआरएस पार्टी से चलाए थे, एक डेवलपमेंट और एक आगे जो क्या कर रहे हैं इसके बारे में हम बताते हुए इलेक्शन चलाए थे। मगर जो दूसरी तरफ जो बीजेपी पार्टी का इलेक्शन चला था वो पूरी तरीके से कम्युनल और पोलराइजिंग इलेक्शन हुआ था। इससे एक तो बीजेपी के चाहने वाले भी बीजेपी से दूर हट गए क्योंकि वो भी नहीं चाहते हैं कि हैदराबाद में ऐसा माहौल बने। क्योंकि आइए इस इलेक्शन क्या साफ और शफाफ हुआ है इस सिलसिले में हम बात करते हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी वो साबिक़ रुकन पार्लियामेंट निज़ामाबाद मधु याशीर गौर साहब से। मधु याशीर साहब आयन चरण में आपका खैर मकदम है। मधु याशीर साहब अभी बताइए, आज जो इलेक्शन हुआ है उसमें जो है ओनली 38.7% की पोलिंग हुई है। ये पोलिंग की कम होने का सबसे ज़्यादा रीज़न क्या है और क्या जो इलेक्शन आज का हुआ है वो बिल्कुल साफ और शफाफ हुआ है? ये इसमें जिम्मेदारी आपको सरकार की करनी पड़ेगी। ये ऐसी गैर जिम्मेदारी सरकार है चंद्रशेखर राव की। यहाँ का आपका पुलिस कमिश्नर और डीजीपी, ये दोनों का फर्ज है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का। ये ऐसी गलत हवा उड़ा दी है कि हैदराबाद में गड़बड़ होने वाला है।
हमारे पास पूरा समाचार है और इतने हम हजारों पुलिस को लेके आए तो एक डर सा माहौल पैदा करे लोग। और इनके साथ साथ बीजेपी का भी, जो केंद्र सरकार ये बीजेपी पार्टी का राष्ट्र अध्यक्ष कहता है हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। हर अभी तो क्या सो रहे थे कितने दिन? जब यहाँ रोहिंग्या है, कोई इलीगल है तो केंद्र सरकार के अधीन में आता है, तो केंद्र सरकार होम मंत्री आप है, यहाँ का सिकंदराबाद का पार्लियामेंट मेंबर केंद्र सरकार का मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम है। आप क्या कर रहे थे? क्या सो रहे थे इतने दिन? आपके पास इतनी खबर है तो क्यों अरेस्ट नहीं कर पाए उनको? तो ये एक गलत सा माहौल पूरा सिटी में ऐसे फैल दिया कि कोई बाहर नहीं निकलना, अगर निकले तो कुछ हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है, इतना पुलिस को दिखा। और ऊपर से यहाँ का जो इलेक्शन कमिश्नर है वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, वो टीआरएस का सिलेक्शन कमिश्नर है। किसी तरह मतलब कि कुछ भी करो, कुछ भी लूट मार దుబాకలో కూడా వినియోగించుకున్నారు। మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వము అధికార యంత్రాంగాన్ని పూర్తిగా దుర్వినియోగం చేసింది, ప్రజాస్వామ్యాన్ని అపహాస్యం చేసింది, తద్వారా పోలింగ్ శాతాన్ని తగ్గించేటువంటి ప్రయత్నం చేసింది। భారతీయ జనతా పార్టీ విజయాన్ని అడ్డుకుంటామనేటువంటి ఆలోచన చేసింది। కానీ చైతన్యమైనటువంటి నగర ప్రజలు, ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నటువంటి వాళ్ళు భారతీయ జనతా పార్టీని ఖచ్చితంగా ఆదరిస్తారనేటువంటి ప్రగాఢమైనటువంటి విశ్వాసం మా పార్టీకి ఉంది। ఈరోజు ఓటింగ్ సర్వేలు చూసిన తర్వాత ముఖ్యంగా ఈ యొక్క ఎన్నికల్లో ఇంతకుముందు మా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు వారు చెప్పినట్టు टीआरएस के रुकन असेंबली व सरकर्दा वकील नोमुला नरसिम्हया शहर हैदराबाद के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में दिल का दौरा पड़ने से चल बसे। उनकी उम्र 64 बरस थी। उनकी पैदाइश नलगोंडा जिले के नकरेकल मंडल में हुई थी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में अपनी तालीम के दौरान उन्होंने स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की सरगर्मी के साथ क़यादत की थी और बादअज़ां वो कम्युनिस्ट अदब जैसे तेलंगाना की मुसल्लह जद्दोजहद से राग़िब हुए, जिससे कई अफसानवी शख्सियात ने जज्बा हासिल किया। नरसिम्हया ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से एमए और एलएलबी की डिग्री हासिल की थी और वो सीपीआईएम से वाबस्ता हो गए। वो नलगुंडा और नकरेकल की अदालतों के सरकर्दा वकील थे। वो मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में नकरेकल हलके से 2 मरतबा असेंबली के लिए मुंतखब हुए थे। 1999 तक 2004 तक वो असेंबली में सीपीआईएम के फ्लोर लीडर बनाए गए थे। बादअज़ां तेलंगाना पर पार्टी के मौक़िफ़ से इन्हिराफ करते हुए वो 2014 में टीआरएस में शामिल हो गए और नागार्जुना सागर हलके से उन्हें शिकस्त हुई। ताहम 2018 के असेंबली इंतखाबात में उन्होंने कांग्रेस के सीनियर लीडर जाना रेड्डी को 7,771 वोटों से शिकस्त दी। उनके चल बसने पर वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने गहरे सदमे का इजहार किया और कहा कि नरसिम्हया ने ज़िंदगी भर आवाम के लिए काम किया। उनकी मौत से पार्टी और हल्के की आवाम का नुकसान हुआ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 6,37,45,012 हो गई है, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 14,77,097 लोगों की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 94,62,809 हो गया, जबकि 1,37,621 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,70,318 हो गई है, जबकि 1,461 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 502 नए मामला सामने आए और 3 अफराद की मौत हुई है। रियासत में फिलहाल 9,627 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि तेलंगाना में इम्कान है कि अक़ल तरीन दर्जे हरारत मामूल से क़दरे कम होगा। उसने कहा कि दिसंबर और फरवरी के दरमियान इम्कान है कि रियासत के कई हिस्सों में दर्जे हरारत मामूल से क़दरे कम दर्ज किया जाएगा। शहर हैदराबाद में दर्जे हरारत तवक्को है कि 26 से 28 डिग्रीज दर्ज किया जाएगा, जबकि अक़ल तरीन दर्जे हरारत इम्कान है कि 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के दरमियान दर्ज होगा। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।